कभी कभी इंसान जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसका उसको जीवन भर अफसोस रह जाता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिस कारण से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना है, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके कारण से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, दरअसल यह घटना होता है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सहदरा, और इसी सहदरा का एक थाना लगता है फर्श बाजार, और इसी फर्श बाजार थाने के अंतर्गत रहने वाला मोहम्मद सुल्तान जिसकी उम्र होती है करीब करीब 19 वर्ष के आसपास। सुल्तान के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा एक छोटी बहन होती है। सुल्तान के अम्मी का नाम होता है नूरजहां और अबू का नाम होता है मोहम्मद सलाउद्दीन। वैसे तो मोहम्मद सलाउद्दीन जो मूल रूप से बिहार राज्य के मोतिहारी जिला का रहने वाला है और अपने पैतृक गांव में ही रह करके खेती किसानी का काम करता है। इधर सुल्तान जो कि दिल्ली शहर में अपने अम्मी और एक छोटी बहन के साथ किराए के कमरे में रहता है। सुल्तान जो कि विश्वास नगर कॉलोनी में अपना एक गोदाम बना रखा है, जिसमें फ्लिपकार्ट के सामानों को मंगाकर ऑनलाइन उसको सप्लाई करने का काम करता है। सुल्तान के गोदाम में 2 कारीगर काम करते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है मंसूर और दूसरे का नाम होता है सोनू। दरअसल मंसूर और सोनू उसके गोदाम में दोपहर के 2 बजे से लेकर के रात के करीब 9 बजे तक काम करते हैं। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 25 नवंबर 2023 के दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास की। दरअसल हर रोज की तरह मंसूर और सोनू जब गोडाउन में काम करने के लिए पहुंचते हैं, दरवाजे पर लगे ताले खोल करके गोडाउन के अंदर एंट्री करते हैं और सबसे पहले अंदर का वो लाइट ऑन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट को ऑन करते हैं, देखते हैं कि गोडाउन के अंदर दीवार के सहारे एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का बैग पड़ा हुआ, जिसको देख करके मंसूर को लगता है कि आखिरकार सुल्तान ने ऐसा कौन सा सामान मंगा लिया है। मंसूर और सोनू जब उस बैग को देखते हैं, बिना चेक किए बगैर ही गोडाउन में बैठ करके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जब करीब 4 घंटे का समय बीतता है, शाम के करीब 6 बजे के आसपास मंसूर को बाथरूम आता है। उसी बैग के किनारे से होकर के वो बाथरूम जाता है। बाथरूम के से बाहर जब थोड़ी देर बाद निकलता है तो उस बैग के पास उसको थोड़ी सी बदबू महक आती है, जिसको लेकर के मंसूर को काफ़ी अजीब लगता है। मंसूर जब उस बैग को खोलता है, जब भीतर का नज़ारा देखता है तो एकदम से घबरा जाता है, एकदम से चीखने लगता है। दरअसल उस बैग के भीतर एक लड़की का लाश पड़ा हुआ था। मंसूर और सोनू जैसे उस लाश को देखता है, वो देख करके एकदम से डर जाते हैं। दरअसल मंसूर डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोनू मंसूर को समझाते हुए कहता है कि अगर हम यहाँ से निकल गए, भाग गए, तो पुलिस आज नहीं तो कल उस लाश को तो बरामद करेगी, लेकिन इस चक्कर में हम दोनों बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इससे बेहतर है कि इस बारे में हम पुलिस को बता देते हैं। सोनू जब इस तरह की सुझाव मंसूर को देता है, मंसूर को भी यह सुझाव काफ़ी हद तक अच्छा लग जाता है। उसके बाद से खुद मंसूर और सोनू दोनों मिल करके ही थाने के भीतर कॉल करते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को देते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पाती, मंसूर अपने बॉस सुल्तान के नंबर पर कॉल करता है ताकि उसको सारी बात बता सके। लेकिन जब अपने बॉस सुल्तान के नंबर पर कॉल करता है, सुल्तान का नंबर अब स्विच ऑफ बताने लगता है। कुछ देर बाद रुक करके मंसूर लगातार सुल्तान के नंबर पे कॉल करते ही रहता है, लेकिन सुल्तान का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। तब तक इधर पुलिस भी घटनास्थल पे पहुंच जाती है। पुलिस जब उस बैग को खोल करके उस लाश को बाहर निकालती है तो उस लाश को देख करके मंसूर और सोनू एकदम से घबरा जाते हैं। पुलिस जब मंसूर और सोनू से उस लाश के बारे में पूछते हैं तो मंसूर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, इस लड़की का नाम है समा, जिसकी उम्र होती है करीब 20-22 साल के आसपास की। मंसूर पुलिस वालों को बताता है कि दरअसल समा कोई और नहीं बल्कि मेरे बॉस सुल्तान की मंगेतर है। सुल्तान की जब नाम लेता है, अब पुलिस सुल्तान के बारे में मंसूर से पूछताछ करती है। मंसूर पुलिस वालों को कहता है कि साहब, ये गोदाम सुल्तान का ही है। दरअसल इस गोडाउन में हम दोनों काम करते हैं। पुलिस मंसूर से आगे कहती है कि सुल्तान को यहाँ पर बुलाओ। इस पर मंसूर पुलिस वालों को कहता है कि साहब, मैं तब से अपने बॉस के नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बॉस का नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन मंसूर जब समा को पहचान लेता है, पुलिस अब समा के बारे में मंसूर से पूछताछ करती है। इसलिए मंसूर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, समा न्यू संजय कॉलोनी नगर के रहने वाली है। समा की जब पहचान हो जाती है, पुलिस सबसे पहले उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। फिर अपनी टीम के साथ जब थाने पहुंचती है, इस बात की जानकारी समा के अबू को दे देते हैं।
इधर समी की अम्मी और अबू जब थाने पहुंचते हैं तो पुलिस उन दोनों से समा की हत्या के बारे में बताते हैं। सुन करके दोनों काफ़ी चीख चीख करके रोने लगते हैं, रोते भी लगते पुलिस वालों को। कहते हैं कि साहब मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसका होने वाला पति सुल्तान ने ही किया है। सुल्तान का जब नाम लेते हैं पुलिस उन दोनों से इस हत्या की वजह पूछती है। इस पर समा की माँ जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल साहब हम अपनी बेटी का रिश्ता सुल्तान से करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन सुल्तान की अम्मी की जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। जब ये सारी बातें बताते हैं पुलिस अब समा के बारे में पूछताछ करती है। तो समा की माँ जवाब देते हुए कहती है कि साहब मेरी बेटी बगल के एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती थी। दरअसल वो सुबह सुबह ड्यूटी के लिए निकली तो थी, लेकिन दोपहर के बाद से जब हम उसके नंबर पे कॉल कर रहे थे उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। समा की अम्मी जब सुल्तान का नाम लेती है, पुलिस समा की अम्मी के कहने पे धारा 302 के तहत सुल्तान के नाम पर ही नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर सुल्तान से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, जहाँ पर पुलिस की मुलाकात सुल्तान की अम्मी और छोटी बहन से हो जाती है। पुलिस जब इस बारे में सुल्तान की अम्मी से पूछताछ करती है तो सुल्तान की अम्मी पुलिस वालों को कहता है कि साहब समा की अम्मी सब कुछ झूठ बोल रही है, भला मेरा बेटा समा की हत्या क्यों करेगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं खुद समा के घर जाकर दोनों का रिश्ता तय करके आई हूँ। रिश्ता तय होने की जब बात कहती है पुलिस नूरजहां से पूछताछ करते हैं फिर तुम्हारा बेटा अपना नंबर क्यों स्विच ऑफ कर रखा है और आखिरकार वो है कहाँ पे। इस पर नूरजहां पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मैं खुद सुबह से अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। दरअसल न तो उसका नंबर लग रहा है और न ही उसका कुछ अता पता चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि शायद मेरे बेटे का भी अपहरण कर लिया गया है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार समा की हत्या किसने किया है और सुल्तान अचानक गायब कहाँ हो गया। इस केस में सुल्तान का सामने आना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए पुलिस अब सुल्तान को ही खोजने में सबसे ज़्यादा ध्यान लगाती है। दरअसल पुलिस सुल्तान को ढूंढने के लिए उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डालती है, लेकिन जैसे 2 दिन का समय बीतता है आखिरकार 27 नवंबर को कुछ समय के लिए सुल्तान का मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। दरअसल सुल्तान का लोकेशन मुंबई शहर का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही ये लोकेशन मिलती है पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ मुंबई पहुंचती है और मुंबई से उनको गिरफ्तार करके थाने ले आती है। 28 नवंबर को पुलिस जब दिल्ली में पहुंचती है सुल्तान को लेकर के सबसे पहले वो दिल्ली कोर्ट में पेश करती है और फिर कोर्ट से 3 दिन के लिए रिमांड पे ले लेती है। पुलिस जब रिमांड पे लेकर के सुल्तान को आती है सबसे पहले उसके समा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। सुल्तान भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही पुलिस के सामने अपनी जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन सुल्तान जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद खुद सुल्तान की अम्मी और छोटी बहन को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब 3 वर्ष पहले, जब एक शादी समारोह के भीतर पहली बार सुल्तान और समा की मुलाकात होती है। सुल्तान जब पहली बार समा को देखता है तो समा की खूबसूरती को देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। हालांकि सुल्तान समा से उम्र में करीब 4 वर्ष छोटा होता है, लेकिन समा की खूबसूरती का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि उसके बाद से अब वो उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, जो समा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शुरुआत में ही समा सुल्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन सुल्तान भी अपनी जिद पे अड़ जाता है और बार बार जब उसका पीछा करना शुरू करता है, अपने प्यार की दुहाई जब देने लगता है, आखिरकार एक दिन समा उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से सुल्तान और समा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों फ़ोन कॉल पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि जब कभी भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। ये सिलसिला करीब 3 वर्षों तक लगातार चलता है, लेकिन जैसे 3 साल का समय बीतता है अब सुल्तान समा से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन शादी की बात जब समा के परिवार वालों को पता चलता है कि शादी की मंजूरी ही नहीं देते, समा भी जब अपने अम्मी अबू से जिद पर अड़ जाती है, आखिरकार उसकी अम्मी अबू समा के आगे झुक जाते हैं और इस शादी की मंजूरी दे देते हैं। शादी की जब वो मंजूरी मिल जाती है, घटना से कुछ ही दिन पहले नूरजहां खुद समा के घर पे जाती है और अपने बेटे और समा के रिश्ते को तय कर देती है। लेकिन जैसे ही रिश्ता तय हो जाती है अब सुल्तान समा के ऊपर दबाव डालने लगता है। दरअसल दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग चल रहा था उस समय भी समा और भी न जाने कितने लड़कों से बातचीत कर रही थी। इस बात की जानकारी खुद सुल्तान को भी पता था, लेकिन शादी के रिश्ते जैसे ही तय हो जाते हैं उसके बाद से अब सुल्तान समा के ऊपर दबाव डालने लगता है और उससे कहता है कि अब हमारी शादी तय हो चुकी है, तुम गैर लड़कों से बातचीत करना बंद कर दो।
लेकिन गैर लड़कों से जब बातचीत करने का दबाव डालता है, समा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उल्टा सुल्तान को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें शादी करनी है तो करो, लेकिन मैं उन लड़कों से कभी बातचीत ही नहीं करना बंद करूंगी। लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी, शादी के बाद भी सारे लड़कों से बातचीत करूंगी। समा जब उसकी बात नहीं मानती है, सुल्तान उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुल्तान भी जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, समा जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार जल्दबाजी में ही सुल्तान समा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। और फिर जाकर 25 नवंबर को सुबह सुबह समा के नंबर पे कॉल करता है और उससे मिलने के लिए अपने गोडाउन पे बुलाता है। इधर समा जब अपने घर से निकलती है, अपनी अम्मी से झूठ कह देती है कि मैं ब्यूटी पार्लर में जा रही हूँ, लेकिन अपने ब्यूटी पार्लर पे जाने के बजाय सीधे विश्वास नगर कॉलोनी सुल्तान के गोडाउन पे पहुंच जाती है, जहां पर सुल्तान बैठ करके उसका इंतजार कर रहा था। गोडाउन में जब वो पहुंचती है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। उस समय भी सुल्तान समा को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन समा जब उससे झगड़ा करने पर उतर जाती है, सुल्तान इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि समा को धक्का दे देता है, जिसके कारण से समा वहीं पे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि समा उठ पाती, आनंद फानन में ही सुल्तान समा के ही चुन्नी को लेकर के उसके गले में लपेट कर तब से जोर से खींचता है जब तक समा की सांसें थम नहीं जाती है। समा की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से समा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह का वो प्लान बनाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब समय बीतना शुरू होता है, सुल्तान को अब ये डर लगने लगता है कि 2 बजे तक उसके दोनों कर्मचारी भी गोडाउन पे आ जाएंगे और फिर वो पकड़ा जाएगा। और होता भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही 2 घंटे का समय बीतता है, जब सुल्तान का दिमाग काम नहीं करता है, आखिरकार अपने गोडाउन से एक प्लास्टिक का थैला बहुत बड़ा लेकर के आता है। समा के दोनों हाथ पैर को बांध करके उसकी लाश को उसी प्लास्टिक के बैग में डाल करके उसको पैक कर देता है और फिर उस लाश को दीवार के सहारे लगाकर उसको खड़ा करके बाहर गोडाउन में ताला बंद करके सीधे वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ से ट्रेन पकड़ के वो मुंबई चला जाता है। अपने गोडाउन से जब वो निकलता है तो समा का मोबाइल भी ले लेता है, उसको स्विच ऑफ कर देता है और जब ट्रेन में सफ़र करता है, रास्ते में उसका मोबाइल भी फेंक देता है, साथ ही साथ अपना भी मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है। लेकिन जब मुंबई शहर में वो पहुंचता है 27 नवंबर को, कुछ पल के लिए अपना मोबाइल को ऑन करता है, लेकिन जैसे ही मोबाइल को ऑन करता है, उसका लोकेशन इधर दिल्ली पुलिस को मिल जाती है। सच में सुल्तान जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके जब इसका सच्चाई सुल्तान की अम्मी और छोटी बहन को पता चलता है, दोनों ही सुल्तान को समझाते हुए कहते हैं कि समा जब तुम्हारी बात नहीं मान रही थी, तुम उसे छोड़ सकते थे, तुमने उसे मार क्यों दिया। सुल्तान जब अपना जुर्म कबूल करता है, पुलिस अगले दिन उसे अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।